अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, सो क्या क्वेश्चन था आपका, मिस रजिया हुसैन? सर मैं क्या क्वेश्चन कर रही थी, सॉरी मैं खुद ही भूल गई। क्योंकि सर वो राजिया ये कह रही थी कि इसमें न्यूट्रल स्टिमुलस। ये ऑलरेडी पेड हो चुके हैं ना, तो इसलिए न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं है। तो वो तो जस्ट हम एक लर्न, अच्छा अभी तो एसोसिएशन हो चुकी है, तो इसीलिए सर, आप ऐसा कर सकते हैं कि अब देखिए जैसे वो थेरेपिस्ट वाली एग्जांपल थी। अभी के जो आपका जैसे दुआ अगर स्पार्क आते हुए रो रही है ठीक है, तो ना बेसिकली इसलिए कि उसे काम करना पड़ा है, राइट? तो एग्जैक्टली। जो है ना स्पार्क से उसके स्पार्क जो है ना, उसका एक थेरेपी सेंटर है जहां से उसको एंजाइटी और फियर और क्राइम शुरू हो गई है। जो थेरेपिस्ट है वो बेचारा न्यूट्रल स्टिमुलस था। उसने यानी कि उसको उससे शायद कोई मसला नहीं था, लेकिन उसको ये था कि उसने जब एसोसिएट कर लिया कि इस जगह पे आके मुझे इस थेरेपिस्ट के साथ काम करना पड़ता है, तो मुझे एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या इसमें हम वर्क एक आपका लेट्स से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस है, और एंजाइटी या फियर या रोना धोना क्राइंग आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो थेरेपिस्ट आपका न्यूट्रल इनिशियली वो था स्टिमुलस, जो पेयर हो गया काम के साथ, और वो बेचारा बन गया कंडीशनड स्टिमुलस फॉर द कंडीशन रिस्पॉन्स, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसमें तो हमें रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग अब अप्लाई करनी चाहिए दुआ पे एग्जैक्टली, हमें कि अप्लाई जिसका करनी रोना थी थोड़ा वो। कम हो। एग्जैक्टली, और आई थिंक सो one of the therapist, one of our therapists has already done it. So she is जी so good with him. So I think, and the rest of the therapists should apply the same strategy, ताकि वो काम जी रहे उनके साथ भी। सर ये हमें एबीए की डेफिनेशन हमारी अभी इवोक करनी पड़ती है, ये इलिसिट कब तक होगी? लाइक कितनी दफा पढ़ लेंगे कि बिकॉज हर चीज के ना पहले हमें हिस्ट्री में जाना पड़ता है, इसकी डेफिनेशन याद करते हैं, फिर उसको रिलेट करते हैं। जब ऑटोमेटिक हम प्रैक्टिस के साथ होते हैं ना, ऑटोमेटिक चीजें, जैसे ड्राइविंग भी जब आप कर रहे होते हो तो लर्निंग फेज में आपको कभी आप गियर लगाना भूल जाते हो, गाड़ी बंद हो जाती है। कभी आप जो है ब्रेक लगाना भूल जाते हो तो या जहाँ पे स्पीड रिड्यूस करनी होती है आप नहीं करते, तो लेकिन जब आप प्रैक्टिस इतनी हो जाती है फिर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी आप लर्निंग फेज में हैं तो आप मिस्टेक्स करेंगे, चीजें कंफ्यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स मिक्सअप करेंगे। फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे विद टाइम, तो आपको फिर ये कंफ्यूजन इस तरह की ऑटोमेटिकली आप जो है ना वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे अपने। ठीक है, इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता। ये साल, जो बीसीबीए कोर्स वर्क था वो तो हमने 2 इयर्स में कंप्लीट किया था। तो 2 इयर्स भी, उसके बाद भी जब हम न्यू न्यू बीसीबीए बने थे तो उस टाइम पे भी जो है कंफ्यूजन्स होती थी। तो बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते गए, बच्चों के साथ वर्क किया, नए नए बिहेवियर्स देखे, उनको डील किया, तो फिर हमारे रिस्पॉन्सेज भी ऑटोमेटिक होना शुरू हो गए। ठीक है। सो जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो देन यू डोंट हैव टू थिंक, यू जस्ट डू इट। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, सो मूव आई करते हैं। एम सॉरी सर, मैं आपको तंग कर रही हूँ, सॉरी। सर जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, द न्यूट्रल स्टिमुलस ऑलरेडी बिल्ड एन एसोसिएशन, सो इट बिकम्स अनकंडीशन स्टिमुलस, जो सर आपने ये एग्जांपल पुट ऑन की हुई है। आप असल में यहाँ पे इस पूरे प्रोसीजर में न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ कंफ्यूज हो रही हैं कि यहाँ पे कहीं पे न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं लिखा हुआ। नहीं नहीं सर, नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने जो प्रोसेस है उसमें इस चीज़ को मेंशन नहीं किया कि ये जो अनकंडीशन स्टिमुलस है इससे बच्चे का प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो एसोसिएटेड है। अनकंडीशन, ये सर मेरा क्वेश्चन है आपसे। मुझे सच पूछे तो समझ नहीं आई, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगी अपने क्वेश्चन को? जैसे सर न्यूट्रल स्टिमुलस है जो जिसका कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई किसी किस्म रिस्पॉन्स की कोई नहीं आता। एसोसिएशन बिल्ड नहीं है, कोई रिस्पांस एलिसिट नहीं हो रहा उससे पहले ऑलरेडी।
लेकिन जैसे अनकंडीशन स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जो जिससे उसके कोई प्रायर एक्सपीरियंस एसोसिएटेड है, इसीलिए वो नहीं 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 अनकंडीशन नहीं स्टिमुलस है। नहीं, फिर वो क्यों नहीं है न्यूट्रल स्टिमुलस? मैं ये आपको, क्वेश्चन है। क्योंकि इसका लिंक सीधा डायरेक्ट हमारी बायोलॉजी के साथ है ना, इस वजह से अनकंडीशन स्टिमुलस की कोई हिस्ट्री नहीं होती कि वो कभी न्यूट्रल स्टिमुलस रहा हो या उसकी पेयरिंग हुई हो फिर उसके बाद उससे अनकंडीशन रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो। जैसे अमूमन हमारा भूख है, हंगर, थर्स्ट जो है, या बाकी हमारी इंटरटेनमेंट, फन, एंजॉयमेंट की नीड्स हैं, ये तो हमारी बायोलॉजिकल है ना। तो इसीलिए जो है इसको किसी चीज के साथ कंडीशन होने की जरूरत नहीं है, इसकी फर्स्ट वैल्यूज ही यही है। गॉट इट? तो इसलिए हम इन्हें अनकंडीशन स्टिमुलस कहते हैं, जिनसे अनकंडीशन रिस्पॉन्सेज आते हैं। जैसे फन है, ये भी अनकंडीशन ये स्टिमुलस। जो तो यू कैन से कि ये मोटिव्स होते हैं लाइफ के अंदर जो हमें मोटिवेट करते यस, हैं, एग्जैक्टली। नेचुरली होते हैं ये, यस, ये नेचुरल इनको थिंग। लर्न नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जैसे आप बोर हो रहे होते हो ना, तो उसका लिंक भी हमारी कहीं ना कहीं बायोलॉजी के साथ है। आपको भूख लगती है, उसका लिंक भी हमारी बायोलॉजी के साथ है। आपको प्यास लगती है, उसका लिंक भी हमारी बायोलॉजी के साथ है। ठीक है? तो ये कोई सेकेंडरी मोटिवेटर्स नहीं है, ये प्राइमरी मोटिवेटर्स। हम जब मोटिवेटर्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें सेकेंडरी और प्राइमरी पढ़ते हैं। तो प्राइमरी मोटिवेटर्स कौन कौन से हैं और सेकेंडरी मोटिवेटर्स कौन कौन से हैं, उसमें जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको फिर समझ आती है कि ये स्टिमुलस जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है और ये स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है? प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिवेटर्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। प्राइमरी मोटिवेटर्स हमारी बायोलॉजी के साथ लिंक कर रहे होते हैं। ठीक है? और जी, जो हमारे लिए होता है, हाँ, सेकेंडरी जिनकी हमें नीड मोटिवेटर्स होती है। हाँ तो इज अ डिफरेंट थिंग। या आई होप सो यू अंडरस्टैंड नाउ, मिस्टर दिया हुसैन। इज इट क्लियर? जी सर। अभी भी कंफ्यूजन से हैं? तो यू शुड स्टडी, रजिया, योर यस टास्क सर, इज टू आई स्टडी द स्टडी प्राइमरी दैट। मोटिवेटर्स एंड सेकेंडरी मोटिवेटर्स। इस पे आपने थोड़ा स्टडी करनी है। उसके बाद जब आप स्टडी करेंगी ना, सो इट विल बी क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द यूसीएस एंड यूसीआर, इंशाल्लाह। ठीक है? सर, आप इसको भी एक दफा रिव्यू कर देंगे जो पेज आपने शेयर किया है, ताकि जो कंफ्यूजन है हमारी वो थोड़ी दूर हो जाए। श्योर। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है रिड्यूसिंग फेयर ऑफ थेरेपिस्ट। अभी जैसे मिस अरूज सईद ने काफी अच्छा एग्जांपल दी है कि एक बच्चा है, वो थेरेपिस्ट से डरता है। थेरेपिस्ट पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस था किसी जमाने में, बट जब वो थेरेपी सेंटर में आई बच्ची, तो थेरेपिस्ट ने उसके साथ टास्क करना शुरू किए जो बच्चे को डिफिकल्ट लगे। तो अब उसी वजह से थेरेपिस्ट जो है जब भी प्रेजेंट होता है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। ठीक है? तो इसमें अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस हैं क्या क्या। फन फन टॉय है, प्रेफर्ड एक्टिविटीज हैं। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हैप्पीनेस है, रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पे जो कंडीशन स्टिमुलस है वो क्या चीज है? अच्छा, ये जो टास्क करवाना, डिफिकल्ट टास्क करवाना या बच्चे को प्रेशराइज करना, वो भी अनकंडीशन स्टिमुलस में ही काउंट होता है एक तरह से। बहुत सारे टास्क वगैरह, होमवर्क वगैरह करवाना, क्लास एक्टिविटीज करवाना, उनसे जो है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, फेयर वगैरह शेयर होना। जैसे आप में से किसी एक ने एग्जाम्पल भी दी थी टीचर की। तो अब द टीचर बिकम्स द कंडीशन स्टिमुलस, जो थेरेपिस्ट है, इट बिकम्स द कंडीशन स्टिमुलर। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या आता है? थेरेपिस्ट कंडीशन रिस्पॉन्स वही फेयर और वो सारी चीजें आ जाती हैं। जब ड्यूरिंग कंडीशन, जब पेयरिंग हम करते हैं उस फेज में कैसे कैसे पेयरिंग करते हैं कि हम जो थेरेपिस्ट है, कंडीशन स्टिमुलस प्लस फन एक्टिविटीज या फन टॉयज हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे थेरेपिस्ट जो है, जब भी बच्चा थेरेपी सेंटर में एंटर होता है तो जो बच्चे की प्रेफर्ड टॉयज हैं, एक्टिविटीज हैं, म्यूजिक है, फूड है, कुछ भी, वो अपने साथ मौजूद रखता है। तो जैसे ही बच्चा थेरेपी सेंटर में एंटर होता है, तो थेरेपिस्ट के हाथ में जब वो अपनी फेवरेट चीजें सारी देखेगी, वन डे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5,
सो व्हाट विल हैपन, तो ये बार बार रिपीटेड पेयरिंग होना शुरू, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं रिपीटेड पेयरिंग, कि एवरी डे द थेरेपिस्ट इज स्टैंडिंग ऑन द डोर विद द प्रेफर्ड एक्टिविटीज, टॉयज एंड फूड ऑफ द थेरेपी ऑफ द स्टूडेंट। तो रिपीटेड पेयरिंग होगी तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो जाएगा, बच्चा जो है वो काम रिस्पॉन्सेज देना शुरू कर देगा, क्राइंग बिहेवियर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, बच्चे का फेयर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाएंगे बच्चे के। ठीक है। सो इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है टॉलरेंस बिल्ड करने की, हेयर कटिंग की, कि टॉलरेंस में जो पेन पेन है दैट इज बेसिकली अनकंडीशनड स्टिमुलस, और क्राइंग बच्चे की या डिस्ट्रेस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अब हेयर कट करने से जो पेन होती है सम टाइम, थेरेपी जो हेयर वो पर्सन है वो जब कॉम्ब करता है या हेयर कट करता है तो बच्चे के बाल खींचते हैं, उससे सेंसेशन जनरेट होती पेन की। तो वो बार्बर जो है या हेयर कट शॉप जो है वो बन जाती है कंडीशन स्टिमुलस। अब जब भी बच्चा उसको देखता है एंड इट्स नो मोर अ न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, तो इसीलिए बच्चा जो है रोना शुरू कर देता है। ठीक है। तो अब कंडीशनिंग हम कैसे करेंगे कि हेयर कट टूल्स को हम प्रेफर्ड टॉयज या फूड के साथ कंडीशन करेंगे कि एवरी टाइम वी आर गोइंग टू द हेयर कट शॉप, so we get the candy from the barber, we get the stickers from the barber sings the poem for the student, the barber do some playful activities with the student। तो होगा क्या कि जब हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी पेयरिंग जो है रिपीट करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, तो बच्चा जो है वो काम बिहेवियर शो करेगा और बच्चे की जो क्राइंग है वो रिड्यूस हो जाएगी आफ्टर कंडीशनिंग। ठीक है। तो इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग फेयर ऑफ लाउड साउंड्स। बिफोर कंडीशनिंग बच्चा जो है लाउड साउंड से फेयर शो करता था। ठीक है। जो कि वैक्यूम क्लीनर के साथ भी वही पेयरिंग होगी, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर भी लाउड साउंड जनरेट करता है। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमने क्या किया कि वैक्यूम क्लीनर की प्रेजेंटेशन या उसका साउंड प्लस फेवरेट स्नैक्स, जब वैक्यूम क्लीनर प्ले करते हैं, हम चलाते हैं, ऑन करते हैं, उसके साथ बच्चे को कहते हैं, उसको प्रोवाइड कर देते हैं फेवरेट स्नैक्स वगैरह, कोई इस तरह की चीजें खाने पीने की, या काम म्यूजिक प्ले कर दें या कुछ भी ऐसा प्ले कर दें जो बच्चे के लिए कामिंग हो। तो वो भी अनकंडीशनड स्टिमुलस है ना, जिससे कामिंग अफेक्ट्स आते हैं। तो होगा क्या कि दोनों को एक साथ प्रेजेंट करने से काम या हैप्पीनेस के रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सो उससे रिड्यूस फेयर टॉलरेंस वैक्यूम क्लीनर के साथ या जूसर मशीन के साथ बिल्ड हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी डू एंड वी कैन मेक प्लान्स फॉलोइंग द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। गॉट इट। सो यही चीजें आप लोगों ने एक्सप्लेन की हैं मुझे क्लास एक्टिविटी के दौरान, वो भी आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट्स की, आफ्टर 5 मिनट्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। ठीक है। द फंक्शन ऑफ इज reducing the problem behavior. We reduce the behaviors using the punishment. So punishment, when we the positive punishment is when we add something जिसकी वजह से behaviors reduce होते हैं, that is the positive punishment। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पॉजिटिव पनिशमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं उनमें reprimand is one of the strategy, the second one is the contingent exercise, the third one is the restitutional overcorrection, and the fourth one is the positive practice, and the fifth one is the negative practices. So we will start with the reprimand. Reprimand है क्या चीज? Reprimand is a just a second. Reprimand एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम करेक्ट करते हैं बिहेवियर्स को थ्रू वर्बल करेक्शन। हम ठीक करते हैं कि वाई यू डिड दिस, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था, जिसमें हमारी डांट भी जो है समटाइम हम डांट के भी रेप्रीमेंड कर रहे होते हैं, करेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो वो भी इसी में इंक्लूडेड है।
ठीक है. सो the reprimand should be very immediate like all other strategies. इसमें reprimand जो है वो भी immediate होनी चाहिए, जैसे reinforcement या punishment हम immediately provide करते हैं. ठीक है. Okay, so it also should be provided with a calm tone. कभी भी डांट के लाउड वॉइस के साथ हम reprimand नहीं करते, क्योंकि as a behavior analyst we have to focus on a minor कॉन्सेप्ट्स. माइनर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि एबीए में एक चीज है कि जो सम टाइम जब हम बिहेवियर्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं, हम एक्सीडेंटली बिहेवियर्स को नए बिहेवियर सिखा भी देते हैं बच्चे को. अब जब हम काम टोन में रेप्रीमेंड नहीं करेंगे, बच्चे को करेक्ट नहीं करेंगे, या हम वर्बल इंस्ट्रक्शंस जब दे रहे हैं, वर्बल करेक्शन बच्चे की कर रहे हैं वर्बल वेज में, तो लाउड वॉइस जनरेट करते हैं, तो उसमें बच्चा लर्न कर सकता है कि थ्रू द बैड बिहेवियर्स मैं अटेंशन सीख कर सकता हूँ. ठीक है, बिकॉज बच्चों को समझ नहीं आती, सो दे अंडरस्टैंड देयर ओन वेज बाय देयर ओन वेज. ठीक है. सो इसीलिए एबीए में कहा जाता है कि हम बिहेवियर्स को रिड्यूस करते करते सम टाइम कुछ नए बिहेवियर सिखा भी सकते हैं बच्चे को. इसलिए हमें इन डेप्थ चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और बिहेवियर एनालिस्ट की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर थेरेपिस्ट वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? हैंड्स डाउन प्लीज. अगर हम काम वॉइस में ये कहते हैं कि हैंड्स डाउन कर लें, और हम कहें कि हैंड्स डाउन, तो इसमें फर्क है, इसमें इंटेंसिटी का फर्क है. जब आप काम वॉइस में कहेंगे हैंड्स डाउन प्लीज, और जब आप चीख के कहेंगे हैंड्स डाउन प्लीज, उन इसकी इंटेंसिटी में फर्क आता है. तो अगर तो वो इंटेंसिटी अटेंशन सीकिंग के लिए सूटेबल बच्चे को लगी, तो ही विल डू द सेम बिहेवियर अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसको अटेंशन उससे मिल रही है. ठीक है. सो इसलिए रेप्रीमेंड शुड बी इन अ काम टोन, इमीडिएट एंड वर्बल करेक्शन होनी चाहिए. जी नवाल, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर आप बता सकते हैं कि फर्म साउंड और लाउड नॉइज में क्या डिफरेंस होगा? फर्म जो होती है ना, फर्म जो हम अंडरस्टैंड करते हैं फर्म को, फर्म है क्लियर इंस्ट्रक्शन. एबीए में फर्म क्या चीज है कि क्लियर एंड शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस देना. राइट. ठीक है. और इफ यू हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन, यू मस्ट टेक अ रिस्पॉन्स. और ओके. शाउट करके लाउड करके उसमें इंटेंसिटी, पिच आवाज की वो ऊंची, और फेशियल एक्सप्रेशन सारे उसमें इंक्लूडेड होते हैं. उसकी टोपोग्राफी अगर हम देखें लाउड वॉइसेस की, नॉर्मल टोन से हाई विद द फेशियल फीचर्स, एग्रेसिवनेस शो होना साथ, वो एक लाउडर में आ जाता है. ठीक है. दूसरा जो है गाइडलाइंस क्या है, रेप्रीमेंड करने की ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए. आप इंस्टेड ऑफ लाइक यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल थी हैंड्स डाउन प्लीज, ये शॉर्ट ब्रीफ इंस्ट्रक्शन है. अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, आपको मेरी बात समझ नहीं आती कि अपने हाथ नीचे रखने हैं ड्यूरिंग द क्लास, सो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, और यू कैन आल्सो से हैंड्स डाउन प्लीज. सो योर इंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी ब्रीफ. ठीक है. कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी, हर एक एबीए की स्ट्रेटजी में कंसिस्टेंसी होना जरूरी है. ये बेसिक एक चीज है जो हम फॉलो करते हैं. एंड पेयर विद द रीइंफोर्समेंट फॉर करेक्ट बिहेवियर्स. हमेशा जब भी पनिशमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, तो वी पेयर दैट पनिशिंग स्टिमुलाई विद समथिंग जो कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी जनरेट करे, कि कोई बिहेवियर्स हम उसको ऐसे सिखाएं ऑल्टरनेट, जिससे उसको रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल सके. नहीं तो पनिशमेंट तो हम दे देंगे, बिहेवियर रिड्यूस कर देंगे, लेकिन कोई ऑल्टरनेट बिहेवियर भी वो बच्चा सीख सकता है, जिससे सेम कॉन्सिक्वेंसेस उसे मिल सके, सेम फंक्शन उसे मिल सके. ठीक है. सेकेंड जो स्ट्रेटजी है दैट इज कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज. Contingent exercise is when you provide the physical activities after the problem behavior. When you ask the client or the student
to complete a physical activity like do the 5 wall pushes, do the 10 wall pushes after he makes a problematic behavior. ठीक है, सो या फिर 10 चक्कर लगाओ ग्राउंड के, ये भी इसी में आ जाता है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें बच्चे की एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, फिजिकली वो उस एक्टिविटी में इंगेज हो रहा है, कोई एक्सरसाइज में इंगेज हो रहा है। तो इफ वी ऐड, जैसे रिसेंटली जो है, एक बच्चा अगर फॉर एग्जांपल कपड़े उतारते हैं तो वी कैन आस्क the student to do the 10 push-ups every time he takes off the clothes, so he has to do the 10 push-ups to avoid those 10 push-ups, so he stops taking off the clothes. तो ये भी कॉन्टिजेंट एक्सरसाइज है, ये भी हम यूज कर सकते हैं एज अ पनिशमेंट। तो इसके रूल्स क्या हैं? सेफ एक्सरसाइज होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बच्चा फिजिकली हार्म हो जाए। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए, 2 मिनट्स। सर आप एग्जांपल दे सकते हैं, अगर कोई बच्चा है लाइक ही इज 7 years old और वो वॉशरूम भी जा सकता है, टॉयलेट ट्रेन भी है, बट स्टिल वो ट्राउजर में पी करता है और उसको लाइक ही इज फाइन, कि सिर्फ उसको ये अवॉइड कर रहा होता है कि मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े, तो उसके लिए हम कौन सी पनिशमेंट अप्लाई कर सकते हैं? अगर वो पेंट में ही पी करता है, हाँ जी। अगर वो पेंट में पी करता है बिकॉज ही डोंट वांट टू गो वॉशरूम, राइट? यस। ठीक है। अच्छा, इसमें तो वो वॉशरूम को अवॉइड कर रहा है, उसमें हम पनिशर ऐड कर सकते हैं। व्हाट वी यूजुअली, हम लोग एक पनिशर में ऐड कर रहा था, एक बच्चा था वो जब भी अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता था तो आई आस्क्ड हिम टू गो टू वॉश द हैंड्स, सो विद सोप। तो जो कि उसके लिए काफी जो था ना, अब वो था, बॉदरिंग था। तो ही स्टॉप्ड टचिंग द प्राइवेट पार्ट। तो ये जो चीज है, इसके लिए भी हम कुछ ऐसी रिपीटिशंस ऐड कर सकते हैं, लाइक इफ ही विल पी इन द पेंट, तो ही विल गो टू द वॉशरूम, और ही हैज टू वॉश हिज पेंट बाय हिमसेल्फ। राइट। ठीक, राइट। तो इस तरह की कोई हम एडिशनल चीज ऐड कर सकते हैं। या फिर जब वो पी करता है पेंट में, एक हम वॉश करने का भी कह सकते हैं, या फिर ही हैज टू वॉश हैंड्स फॉर 5 मिनट्स, या इस तरह से कुछ हम ऐड कर सकते हैं जो उसके लिए थोड़ा बॉदरिंग हो, जिसको अवॉइड करने के लिए ही स्टॉप्स पीइंग इन द पेंट। ये एक तरह का अच्छा राइट। सर, जो आपने, सकते हैं। अगर बच्चा है वो कपड़े उतार देते हैं तो उसे वॉल पुशअप्स करवाएं, तो इस सिनेरियो में हम कोई और नहीं एक्टिविटी करवा सकते हैं? जैसे बच्चे को कपड़े क्योंकि उसने उतारे हैं तो उसे 2-3 दफा कह के वो कपड़े पहने दोबारा, क्योंकि इस तरह ये बजा। रेस्ट्रिक्शन ओवर करेक्शन में आ जाता है। ओके, ठीक है। वी कैन डू, वी कैन चूज एनी स्ट्रेटजी जो बेस्ट सूट करती है इंटरवेंशन उस बिहेवियर के लिए। तो वी कैन चूज एनी ऑफ द स्ट्रेटजी, वो भी आगे आएगी, ओके, वो पॉजिटिव पनिशमेंट में आ जाती है। ठीक है। रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन, ओवर करेक्शन है, ओवर करेक्शन इज करेक्टिंग अफेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर अकर होने की वजह से जो अफेक्ट्स क्रिएट हुए हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो पी पेंट में करता है, तो हम उसको अगर वो पेंट वॉश करवाते हैं उसी से, उस बच्चे से, तो ये आप उसके अफेक्ट्स को रिमूव कर रही हैं। ठीक है, तो उसके बिहेवियर जो थे, उसके अफेक्ट्स जो जनरेट हो रहे थे उससे रिमूव कर रही हैं, या उसको वो पेंट चेंज करने का कह सकते हैं कि पेंट चेंज करके आओ। तो वी आर करेक्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। जैसे अगर कोई बच्चा पानी का ग्लास नीचे फेंक देता है, पानी गिर जाता है फ्लोर पे, तो हम उससे वो फ्लोर साफ करवा लें, उसी बच्चे से साफ करवाएं कि आपने ही ये फ्लोर साफ करना है। तो आप उस बिहेवियर का इफेक्ट्स खत्म कर देते हैं, स्टॉप। अगर कोई बच्चा खाना स्पिल ऑफ करता है ड्यूरिंग ईटिंग, तो वी हैव टू मेक हिम क्लीन, के वो मेक श्योर करें कि वो अपना जो खाना नीचे फेंका हुआ वो भी क्लीन करे। तो ये भी ओवर करेक्शन में आता है।
So we just need to teach the appropriate alternatives whenever there is a सर problem तो इस तरह behavior. ओवर करेक्शन और पनिशमेंट में क्या डिफरेंस आएगा? Overcorrection is a type of punishing strategy. It follows the punishing principles. So punishment के जो Right. principles हैं वो overcorrection यूज करिए. ठीक है. Okay. रेस्टिट्यूशनल दूसरी जो है टेक्निक है वो है रेस्टिट्यूशनल ओवरकरेक्शन. अच्छा, ये पॉजिटिव पनिशमेंट अभी हम यूज करें, सॉरी मेरे माइंड से गलत मैंने कह दिया नेगेटिव पनिशमेंट. सो रेस्टिट्यूशन इज आल्सो द पॉजिटिव पनिशमेंट स्ट्रेटजी. ओवर करेक्शन में हम सिर्फ उस बिहेवियर के जो अफेक्ट्स आए थे उसको हम रिवर्स करते हैं थ्रू टीचिंग द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव. जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा अगर कोई चीज गिरा देता है वो आप साफ करवाते हो, उससे उसका अफेक्ट्स क्लीन करवाते हो. रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन में हम उस इन्वायरमेंट को रिस्टोर तो करते हैं बट बेटर देन बिफोर. कि अगर वो फर्श रूम जो था, जो चीज गिराई है वही उसने साफ की है, तो he has to clean all other rooms in the house as well. ठीक है, दैट इज द रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन, जिसमें हम ओवर बर्डन करते हैं बच्चे को. ठीक है, ओवर टास्क देते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे जिसकी रिपीटिशन की वजह से बच्चे के बिहेवियर जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो इसको हम ओवर रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन कहते हैं. जैसे अभी अगर कोई वार्ड में जैसे अगर हमने पेशेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है, जैसे यूजुअली इनिशियली हम लोग कर रहे थे साइकेट्री वार्ड में, तो पेशेंट जो है वो अपने बेड पे ही यूरिन कर देते थे, तो ही हैज टू क्लीन ऑल अदर बेड्स एज वेल. वो अपना तो करेगा ही क्लीन, बट साथ ही वो जितने भी बाकी बेड्स हैं उनकी भी सफाई और सुथराई करेगा, जो कि रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन में काउंट होती है. पॉजिटिव प्रैक्टिस है, ये भी पॉजिटिव पनिशमेंट की एक स्ट्रेटजी है. पॉजिटिव प्रैक्टिस में जो प्रॉब्लम बिहेवियर अकर हुआ है उसकी पॉजिटिव फॉर्म क्या हो सकती है, करेक्ट फॉर्म क्या हो सकती है, उसकी रिपीटेशंस हम इतनी ज्यादा करवाते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक बच्चा कर देता है, तो टीचर आस्क हिम टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स फॉर 100 टाइम्स. ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव प्रैक्टिस की एग्जाम्पल है. ठीक है, और अगर बच्चा जो है डोर क्लोज, अमूमन बच्चे गाड़ी का से उतरते हैं तो बहुत जोर से बैंग करते हैं डोर को गाड़ी के. हम उसे कहें कि ओके कम बैक, सो क्लोज द डोर नाइसली फॉर 20 टाइम्स. ही इज क्लोजिंग द डोर नाइसली फॉर 20 टाइम्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड द करेक्ट बिहेवियर्स, उसकी हम प्रैक्टिस करवाते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव प्रैक्टिस. Another strategy of positive punishment is negative practice. So we repeat the inappropriate behaviors again, again and again. उसकी repetitions करते हैं ताकि वो negative behaviors से offend होना शुरू हो जाए, offensive effects create करते हैं. जैसे अगर बच्चा है वो wall writing करता है वॉल के ऊपर, तो we ask him, like अगर वो 2 मिनट 3 मिनट करके स्टॉप कर देता है, तो we will ask him to keep on writing. ठीक है, जब तक कि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए. अब जब भी वो वॉल के ऊपर लिखेगा, वी विल मेक श्योर दैट ही कीप ऑन राइटिंग फॉर 30 मिनट्स और 1 आवर until unless he is exhausted, so then he can stop. So once he is exhausted he will understand the concept, okay I don't need to write on the walls, because उसके बाद मुझे